हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बच्चा पार्टी, आज हम क्वेश्चन पेपर करेंगे टर्म 2 का सोशल साइंस का। ठीक है, इसमें आपका वही टाइम आपका 2 आवर्स का है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। कोड इसका है 087। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन है, A to E। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 2 मार्क्स ईच। देन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 to 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। देन सेक्शन नंबर सी में आपके 9 and 10 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। ठीक है, एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके वो 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेक्शन बी में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेक्शन डी जो है आपका 11 and 12 केस बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन ई आपका क्वेश्चन नंबर 13 मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 3 मार्क्स हैं 2 पार्ट्स के साथ। 13.1 हिस्ट्री का मैप एंड 30.2 ज्योग्राफी का मैप। हिस्ट्री का मैप 1 मार्क का, ज्योग्राफी का 2 मार्क्स का। नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कोई भी ओवरऑल चॉइस आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। एक इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चंस में दी गई है। तो चलिए पेपर को शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर है, तो आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, कि कैसे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सिटीज़ और टाउन्स में, इंडिया के सिटीज़ और टाउन्स में अनफोल्ड हुआ, यानी कि अनफोल्ड यानी क्लोज हो गया। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो किस तरीके से क्लोज्ड हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि किस वजह से वो आगे चला। ठीक है, क्या क्या सपोर्ट मिले उसे, वो सारी चीज़ें हमें इसमें डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि किस तरीके से इसमें हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताना है कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिटीज़ और टाउन्स के जो लोग थे इंडिया में, उन्होंने लोगों को मदद की थी। इसे पॉइंट्स में बताया है। तो सबसे पहले इसका आंसर है, फर्स्ट पॉइंट इज द मूवमेंट। जो आपका जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ। जो सिटीज़ में जो मिडिल क्लास थे उन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया था, कॉलेजेस को छोड़ दिया था। बहुत सारे टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, लॉयर्स ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस यानी कि कोर्ट में लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया था। काउंसिल इलेक्शंस का बायकट हो गया था बहुत सारी जगहों पर, मद्रास को छोड़ के। फॉरेन गुड्स का बायकट किया गया था। ठीक है, फॉरेन गुड्स का बायकट किया गया था, यानी फॉरेन गुड्स का, लिक्विड शॉप्स बंद कर दी गई थी। फॉरेन क्लॉथ को आग में जला दिया गया था। ठीक है, फॉरेन गुड्स का बायकट कर दिया गया था, यूज़ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने इसमें। ठीक है, हिस्ट्री का पेज नंबर 34 से इसका आंसर निकला है। नेक्स्ट है दैट वाई इज टूरिज्म कंसिडर एज अ ट्रेड, कि टूरिज्म को एक ट्रेड के रूप में देखा क्यों गया है। भाई देखिए, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट किसी भी कंट्री में अराइव करता है तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज में वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बहुत सारे पीपल जो हैं वो डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री से इंगेज्ड होते हैं। ठीक है, टूरिज़्म जो है वो एक लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया में विजिट करते हैं तरह तरह के मेडिकल टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर को टूरिज्म करना, कल्चर के लिए बिजनेस टूरिज्म करना। ठीक है, तो ये सारे आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि टूरिज़्म, फॉरेन टूरिज्म होने से एक क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक 1 पार्टी सिस्टम एंड 2 पार्टी सिस्टम पर डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स ईच है, तो इसमें अगर आप 2-2 पॉइंट्स भी लिखेंगे सो इट्स सफिशिएंट फॉर देम। सो 1 पार्टी सिस्टम में क्या, पहले तो उसकी आप डेफिनेशन बता दीजिए, देन आप उसके एग्जाम्पल बता दीजिए। डेफिनेशन किस तरीके से, दैट अ कंट्री वेयर ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम। ठीक है, ऐसी कंट्री जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी को ही परमिशन हो कि वो कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट को चलाएगी, 1 पार्टी सिस्टम। जैसे कि हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि हमेशा रूल करती है। ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम का देखें तो कंट्रीज जहाँ पर 2 से ज़्यादा मेन पार्टीज होती है जो कि इलेक्शन में खड़ी होती हैं, जिनको 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके, ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें 2 पार्टी सिस्टम।
ठीक है, सिर्फ 2 ही मेन पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमें रोल बताना है। इंडिया के अंदर जो भी रिजर्व बैंक जो है इंडिया का, वो करेंसी नोट्स को इशू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, आरबीआई क्या करते हैं, जो भी लोन के फॉर्मल सोर्सेज हैं उन सब के फंक्शनिंग को सुपरवाइज करते हैं। आरबीआई क्या करता है कि जो भी कैश बैलेंस मेंटेन हो रहा है बैंक के अंदर उसको देखते हैं। ठीक है, आरबीआई ये भी देखती है कि बैंक लोन दे रही है, लोन सभी लोगों को दे रही है कि नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए तो लोन नहीं दे रही, छोटे कल्टीवेटर्स को भी लोन दे रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का आरबीआई ध्यान रखती है। अब यहाँ पे हमें एक डेटा दे रखा है टेबल में एंड कुछ क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कंपेयर द 2015-16 एंड 2019-20 डेटा एंड गिवन वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1920। उन्हें कहा गया है कि 15-16 और 1920 के डेटा को हमें स्टडी करना है एंड हमें ऐसा कोई एक रीज़न देना है जिससे जो स्टील की प्रोडक्शन की जो रिडक्शन हुई है 1920 में, उसका हमें एक परफेक्ट रीज़न बताना है। रीज़न हम इसका कुछ इस तरीके से दे सकते हैं दैट हाई कॉस्ट हो गई, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कोकिंग कोल की, लोअर प्रोडक्टिविटी है लेबर की, इरेगुलर सप्लाई हो रही है एनर्जी की, ये सारे पॉइंट आप कह सकते हैं। या फिर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, जो रॉ मटेरियल है, जो आपका ये रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी आपको नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कह सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी में हमें सेकंड पॉइंट कहा गया है दैट वाइज प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ स्टील कंसिडर एज एन इंडेक्स ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट, कि स्टील की जो प्रोडक्शन है, स्टील का जो कंजप्शन हो रहा है जगह जगह एरिया पर, उसको कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे डाला गया है। तो सबसे पहला पॉइंट कि स्टील जो है वो एक रॉ मटेरियल है, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट के मामले में भी ये यूज़ होता है, इम्पोर्ट के मामले में भी ये यूज़ होता है। मशीनरी प्रोवाइड कराता है ताकि कंट्री की जो ग्रोथ है वो बनी रहे, कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता रहे, घटे नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है और कोई भी एक और पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 6 to 8 क्वेश्चन आ गए हमारे, 3 मार्क्स ईच। तो हमारा 6 क्वेश्चन है कि वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कि आज भी जितने भी रूरल हाउस होल्ड है वो आज भी इनफॉर्मल क्रेडिट के इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड क्यों हैं। भाई इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वहाँ पर बैंक जो है रूरल एरिया में, वहाँ पर उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। लोग जो हैं रूरल एरियाज़ के, उनको डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो फिर उन्हें वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। ठीक है, कोलैटरल की एब्सेंस होना एक बहुत ही मेजर रीज़न है जिससे जो भी पुअर पीपल होते हैं उन्हें लोन नहीं मिल पाता, और जितने भी रूरल पीपल हैं उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है रिचर हाउस होल्ड से इनफॉर्मल वेज में, यानी उन्हें कोई पेपर वर्क करना नहीं पड़ता, बस उन्हें कुछ गारंटी के तौर पर उनके पास छोड़ना पड़ता है एंड उन्हें लोन मिल जाता है। लेकिन बैंक में पूरा पेपर वर्क होता है तो इस वजह से टाइम लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे चॉइस वाला क्वेश्चन आया 6 में, दैट चॉइस वाला सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि जितने भी SHGs ग्रुप हैं वो बोरोवर्स को मदद करते हैं कि वो जो कोलैटरल की प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके, तो वो कैसे निकल सकते हैं एक्सप्लेन करना है हमें। लोग जिनको टाइमली लोन्स मिलते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर, SGGs क्या है, जो कि अपनी सेविंग्स को रेगुलर रखता है जिससे एज अ मॉनेटरी हेल्प के तौर पर यूज़ किया जाए। मेंबर्स जो छोटे छोटे लोन्स ले रहे हैं बिना कोलैटरल के, वो उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इस टाइमली रिपेमेंट बैंक में ये जो है SHGs को भी लोन मिलता है, या आप कोई भी और पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, के जितने भी ट्राइबल पीजेंट थे उन्होंने महात्मा गांधी के कहे हुए उपदेश के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, और जो भी स्वराज का आइडिया था दूसरे तरीके से उन्होंने उसमें देखा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग तरीके से पार्ट लिया। तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि क्या क्या उसमें चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले जो भी मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुआ था गुडम हिल्स में आंध्र प्रदेश के, उसका एक तो फैलाव हुआ। कॉलोनियल पॉलिसीज़ के वो अगेंस्ट थे। ठीक है, उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट हो रही थी, उनके ट्रेडिशनल राइट्स उनको दिए नहीं जा रहे थे। उनके जो लीडर थे अलूरी सीतारामन राजू, ठीक है, उनके जो लीडर थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुए।
ठीक है, और उन्होंने लोगों को कहा कि वो खादी क्लोथ पहने और ड्रिंकिंग को गिव अप कर दें। वो चाहते थे कि लिबरेशन मिले फोर्स के तरीके से, मतलब वो ब्रिटिशर्स पर दबाव डालेंगे तो उन्हें लिबरेशन, फ्रीडम मिल जाएगी। रिबेल्स जितने भी थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर दिया, गुरिल्ला वारफेयर को उन्होंने आगे बढ़ाया ताकि वो स्वराज को अचीव कर सके। क्या क्या चीज़ें ट्राइबल्स ने की थी तो वो चीज़ें हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल होता है उसको बताना है। सो पार्टी जो होती है गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, चलाती है। पार्टी जो होती है एक परफेक्ट रोल बनाती है कंट्री की पॉलिसीज़ में, ठीक है। अपने लीडर्स को ट्रेन करती है, रिक्रूट करती है, सेलेक्ट करती है, ठीक है। पार्टीज़ जो है इलेक्शन दैट लूज इलेक्शन फ्रॉम द फॉर्म द अपोजिशन, यानी कि वो पार्टी जो इलेक्शन हार जाती है तो वो अपोजिशन बन जाती है। पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं। पार्टीज़ जो है वो एक कॉमन मैन की तरह लोगों को सारे गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स लोगों को पार्टीज़ प्रोवाइड करती है। यानी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इलेक्शन में जीत जाने के बाद, तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। फिर 9 क्वेश्चन हमारा है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हमारे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है वो खुद का सपोर्ट जनरेट करती है उसके खुद के रिजल्ट से, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है। सो इसमें देखिए मैक्सिमम आप 6 to 8 यानी कि आप 6-7 पॉइंट्स अगर मैक्सिमम लिखेंगे तो आपको पूरे आंसर मिलने के, पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जितने भी डेमोक्रेसी है वो ये इंश्योर कर रहा था कि जो भी डिसीजन हो रहा है वो सारे प्रोटोकॉल, सारे प्रोसीजर, सारे पेपर वर्क के साथ बनाया जाता है। हर सिटीज़न को राइट है कि वो इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एग्जामाइन कर सके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। पीपल के पास राइट है कि वो अपने रूलर्स को चुन सकते हैं। डेमोक्रेसी सिटीजन्स को ये भी राइट देती कि वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सके, उनके फंक्शनिंग के बारे में भी मांग कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरीके से काम करे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है जिसे लोग ही चला सकते हैं, ऐसा कहती है गवर्नमेंट, पर असल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चॉइस में आया है यहाँ पर लॉन्ग में कि देयर इज़ अ ओवरवेलमिंग सपोर्ट फ्रॉम द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। कंट्रीज साउथ एशिया से जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो चाहती है कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हों वो लोगों के लिए हों। कंट्रीज़ जो भी हैं साउथ एशिया की वो चाहती है कि वो खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, ठीक है। और डेमोक्रेसी जो है वो एक डिग्निटी, फ्रीडम सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है। डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है। डेमोक्रेसी डिसीजन और नेगोशिएशन पर बेस्ड है। अब इसके कुछ स्टेट के अगर आप एग्जांपल दे देंगे तो उसमें आपको मार्क्स दिलाने में इजी रहेगा। एग्जांपल में आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके आप एग्जांपल दे सकते हैं, या और भी कोई पॉइंट अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामाइन द रोल ऑफ आईटी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में आईटी का क्या रोल है वो हमें पूरे तरीके से बताना है। मैक्सिमम 8 to 9 पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे सो यू विल गेट द फुल मार्क्स। टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बदलती जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी कांटेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती है, ठीक है। रिमोट एरिया से कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, डेवलप हो रहे हैं। कंप्यूटर्स अब हर एक्टिविटी की फील्ड में उनका यूज़ हो रहा है। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट के थ्रू एक इंसान इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से ले भी सकता है और शेयर भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और टॉक ये पूरे वर्ल्ड में एट अ नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी बिना किसी कॉस्ट के अवेलेबल है। सो हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। सो आईटी ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है सारी सर्विसेज कंट्री को प्रोड्यूस कराने में। इस तरीके से आप आईटी का रोल लिख सकते हैं। इसमें चॉइस भी दी गई है कि हमें ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा, उसके लोगों पर क्या इम्पैक्ट रहा, वो भी हमें बताना है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस लेके आई, ठीक है। लोगों के रहने का स्टैंडर्ड बदला। एमएनसी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया इंडस्ट्री में, जैसे कि सेलफोन, ऑटोमोबाइल, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। नई जॉब्स बनाई गई। कुछ लोकल कंपनी जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी एमएनसी को, उनको भी फ़ायदा हुआ,
ठीक है। और कुछ लोकल कंपनीज थी जो कि नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही थी, प्रोडक्शन मेथड में भी इन्वेस्ट कर रही थी। ग्लोबलाइजेशन जो है, कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर, इन्फो, महिंद्रा, ये सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनी में इमर्ज हुई। ठीक है। कंपनी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है उनको भी ग्लोबलाइजेशन से क्या मिला, बेनिफिट मिला। लेबर लॉज में उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिली। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनका एक्सपेंशन हुआ। ठीक है। और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ उनका स्टिफ कंपटीशन रहा। ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर याद हो, उसमें हमने कुछ स्टोरीज की थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हमें लास्ट पॉइंट में देखने को मिला है। केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका। सो ये टेक्स्ट पढ़ना है ना, आपको ये देना है। ये हिस्ट्री का आया है, सत्याग्रही। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुपर धर्म। उन्होंने कहा, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि जो नॉन वायलेंस है वो ही हमारा सुप्रीम धर्म है। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को अडॉप्ट किया था एज अ फिलॉसफी के तौर पर और अपने जीवन का आइडियल वे बनाने में। उनके हिसाब से जो भी उनकी फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस की, वो उनके लिए एक कमज़ोरी का हथियार नहीं था, वो बल्कि उनका ताकत का हथियार था, जिनको सभी ने कोशिश किया। ठीक है। हाउ वॉज गांधी एंड सत्याग्रह टेकन बाय पीपल हु बिलीव इन हिज फिलॉसफी। तो सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल। यानी ये बताने कि जो गांधी जी का जो सत्याग्रही था उनको लोगों ने भी आगे चलाया, तो वो उनकी फिलॉसफी पर किस तरीके से बिलीव करते थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। वाई वॉज गांधी एंड सत्याग्रह कंसिडर एज अ नोबल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस। गांधी जी का जो सत्याग्रही था उसको एज अ इनजस्टिस के तौर पर क्यों देखा जा रहा था। वन कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना शोर शराबा किए भी युद्ध को जीता जा सकता था। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसेंस ऑफ द ऑपरेसर। पीपल जिनमें ऑपरेसर्स भी इंक्लूड हैं उन्हें भी सच देखना पड़ा। उन्हें बिना फोर्स किए वॉयलेंस का यूज़ करके उन ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ा। ये सारी कुछ मेन पॉइंट्स आप पैराग्राफ में आपको ये इसके आंसर मिल जाएंगे। अनदर टेक्स्ट हमें दिया गया है पर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी हमारा उसी में से है। ये भी हमारे वो इंडस्ट्री वाले चैप्टर से है, हमारे हिस्ट्री वाले, हमारे वो ज्योग्राफी के चैप्टर से है। सो बोला है कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क का रोल बताना है। सो कंट्री को मदद करता है ताकि वो कम्युनिकेशन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंगेज कर सके। अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। सो मास कम्युनिकेशन जो है, मास कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसमें एंटरटेनमेंट और मास के थ्रू अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन पर्सनल कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन के बीच में ही रहती है, पूरे वर्ल्ड में पब्लिक नहीं होती। कम्युनिकेशन एक नेशन के लिए कैसा सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हमें बताना है। सो कम्युनिकेशन की जो एज है वो टेलीफोन, टेलीफिल्म्स, इंटरनेट, इसके थ्रू है। इवन बुक्स, मैगजीन भी आजकल इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कर तो डिजिटल बुक्स, डिजिटल ई बुक हम कह सकते हैं, दैनिक भास्कर हो या राजस्थान पत्रिका हो, कोई भी न्यूज़पेपर ऐप हमें यहाँ गूगल प्ले स्टोर पर, नेट पर हमें मिल जाता है। अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक सोर्स बन गया है। ये सारी चीज़ें आप इसमें से बता सकते हैं। अब हमारे पास मैप वर्क आ गया है। सो हमें एक पॉलिटिकल मैप दिया गया है इंडिया का, जिसमें हमें ए मार्क किया गया है उस मैप पे, एज यू कैन सी हियर। एंड बोला गया है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है मार्क ए पे हमें बताना है। सो ए पे हमें बोला गया है कि ऐसी प्लेस जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, वायलेंस के वजह से उसे बंद कर दिया गया था। फिर तो चौरी चौरा जो कि यूपी में हुआ था, ये ए का आंसर होगा। एंड बोला गया उसी सेम मैप पे हमें नमरूप थर्मल प्लांट या फिर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में ही है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एंड नमरूप पावर प्लांट जो है हमारा आसाम में है। ठीक है, ये रहा नमरूप हमारा आसाम में है, चौरी चौरा हमारे यूपी में होता है, और नोएडा भी हमारा किधर है, चौरी यूपी में। ठीक है। एंड नेक्स्ट है राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हमारा अमृतसर में है। ठीक है, ये रहा, इसे आपको लोकेट करके बताना है।
अदर ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए ऐसा स्टेट बताना है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1927 में, तो वो है मद्रास। और हमें ऐसी स्टेट बतानी है जहाँ पे नंबर ऑफ थर्मल प्लांट लोकेट करती है, वो है आसाम। और एक ऐसा स्टेट बताना है जहाँ पे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और सिटी बतानी है जहाँ पर राजा शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो है अमृतसर। ठीक है, जो लोग मैप पे लोकेट नहीं कर सकते वो ऐसे कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है बच्चा पार्टी। ठीक है, सो आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।